सुप्रभात बच्चों, मैं जितेंद्र प्रताप सिंह केवी ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम सभी कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ ल्हासा की ओर का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन जी। बच्चों, हम राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि यात्रा वृत्तांत में बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हुए। इनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ, जबकि इनका जो पैतृक गांव था वो कनेला में था। पैतृक अर्थात जहाँ पे इनके पिता पितामह लोग रहते थे। इनका मूल नाम केदार पांडे था और इनकी शिक्षा काशी अर्थात बनारस, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। बच्चों, इन्हें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं का ज्ञान था। और उसका कारण ये था कि इनका जो घुमक्कड़ व्यक्तित्व था, इन्हें घूमना बहुत पसंद था। ये अलग अलग जगहों पर जाते थे और वहाँ के समाज के बीच रह कर के उनके रहन सहन और उनकी वेशभूषा, उनका जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो उनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन्हें ये देखते थे। ठीक है, और इसमें इन्हें बड़ा मज़ा आता था और उसी अपने जो अनुभव है उसी को इन्होंने अपने रचनाओं में लिखा है। 1963 में इनका देहांत हो गया। बच्चों, इन्होंने उपन्यास, कहानी या आत्मकथा, यात्रा वृत्त और जीवनी, आलोचना, शोध आदि साहित्यिक विधाओं में अपना योगदान दिया और इन्होंने कई ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। इनके प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं वो हैं मेरी जीवन यात्रा, उसके 6 भाग हैं। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, ये बहुत प्रसिद्ध था इनका घुमक्कड़ शास्त्र। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं, इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और साहित्य के अलावा इन्हें जो है दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास आदि पर भी इनकी रुचि थी और इससे संबंधित ढेर सारी पुस्तकों को इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो उनमें से कुछ उपलब्ध हैं, कुछ उपलब्ध नहीं है। हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि है क्या यात्रा वृत्तांत। ठीक है, यात्रा वृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, अर्थात इनकी तरह दूसरा कोई नहीं है। और उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया। अर्थात कहीं पर पहुंचना, जैसे हमें कहीं जाना है, चलो ठीक है, हम मानते हैं कि हमें नेपाल जाना है और वहाँ जा कर के हमें एंजॉय करना है, तो सिर्फ नेपाल पहुँच कर के वहाँ ही हमें जो देखने में जो आनंद आएगा, या नेपाल हम जाएंगे तो वहाँ है ना, तो सिर्फ वहीं की चीज़ें नहीं, हमारी यात्रा यहीं से शुरू होती है। अर्थात हमें नेपाल जाना है तो फिर हम जो अपनी पैकिंग करेंगे, क्या क्या सामान रखते हैं, कैसे उसकी तैयारी करते हैं, किस प्रकार के साधनों का प्रयोग करते हैं, हम रास्ते भर जो जाते हैं तो हमारा वो अनुभव कैसा होता है, हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही बात इनका कहना है कि वो जो यात्रा के समय जो हमने समय व्यतीत किया, ठीक है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान बढ़ता है, मनोरंजन तो होता ही है, और अज्ञात स्थल जिनके बारे में आप नहीं जानते या पढ़े होते हैं, लेकिन जो जाकर के जो आपका अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और उसके साथ वहाँ की भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। आप अपनी संस्कृति और सभ्यता प्रदर्शित करते हैं वहाँ पर, क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि होते हैं, राइट। और वहाँ पर जहाँ आप जाते हैं वहाँ भी आप बहुत कुछ सीखते हैं और देखते हैं। तो इस प्रकार से, और इन्होंने जो इनकी जो यात्रा वृत्तांत रहे हैं, इस पे उन्होंने भौगोलिक वर्णन किया है, वहाँ के जनजीवन का बहुत ही सुंदर जो है रूप से लिखा है, और जिसे हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्वयं ही उनके साक्षी रहे हैं उन दृश्यों के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम।
इस पाठ के बारे में है कि जो संकलित अंश है ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। और जो तिब्बत यात्रा इन्होंने 1929 से 30 के बीच नेपाल के रास्ते से किया था। बच्चों, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में अर्थात एक भिखमंगे के रूप में किया। मतलब फटे पुराने कपड़े पहन करके, और फिर ये निकल गए कि कौन पूछने वाला है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दिखाता है कि हाँ, कुछ भी करने के पीछे जो इनकी जो ललक थी, जो जिज्ञासा थी, वो ठीक है। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर, ल्हासा ये तिब्बत की राजधानी है, ठीक है, और की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन, दुर्गम अर्थात जो दुष्कर है, जो कठिन है, उसका उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में वर्णन किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि किस प्रकार से ये अपनी यात्रा करते हैं, और दूसरा ये है कि जो दुर्गम रास्ते हैं उसका वर्णन इन्होंने किया है। और फिर जो तीसरी बात है कि जो तिब्बती समाज है वहाँ के जनजीवन के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। हम ये कुछ हमारे शब्द भंडार हैं, ठीक है, हम इसे देख लेते हैं क्योंकि ये हमें पढ़ते समय काम आएंगे। डांडा, एक ऊंची ज़मीन को बोलते हैं डांडा। थोंगला, तिब्बती सीमा का एक स्थान, ठीक है। भीटे, टीले के आकार का सा ऊंचा स्थान, कोई टीला की तरह, जैसे पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी, तो उसे आप भीटे कह सकते हैं। कंडे अर्थात गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं। यानी आप देखे होंगे कि जो गाय वगैरह जानवरों के जो गोबर होते हैं गाय के, तो उससे जो उपले बनाए जाते हैं और फिर उसे सुखा करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसे हम कंडे कहते हैं। सत्तू, भुने हुए अन्न, मुख्यतः ये जौ और चना का आटा होता है जिसे आपस में मिला करके बनाया जाता है, ठीक है, और जो बिहार में बहुत प्रसिद्ध है। थुक्पा, सत्तू या चावल के साथ मूली या हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया खाद्य पदार्थ। तो ठीक है, ये एक प्रकार से एक खाद्य पदार्थ है, ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। गंडा, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, ठीक है, ये एक बहुत पवित्र कपड़ा होता है, ठीक है, और जो मंत्र पढ़ करके उसे पवित्र किया गया होता है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। तिब्बती समाज में ये काफ़ी प्रचलित है, ठीक है। आगे है चीरी, चीरी अर्थात फाड़ी हुई, और भरिया अर्थात भार वाहक। सुमति, यहाँ ये नाम आप याद रखिएगा, सुमति, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम लोब्जंग सेक था। इसका अर्थ है सुमति प्रज्ञ। सुमति शब्द बच्चों, मति का अर्थ होता है बुद्धि, और सुमति जो है उपसर्ग है, इसका अर्थ है सुंदर, ठीक है। तो सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि वाला, प्रज्ञ का मतलब वैसे भी होता है बुद्धिमान, ठीक है, दिमाग, ठीक है। अतः सुविधा के लिए लेखक ने उसे सुमति के नाम से पुकारा है। तो चलिए अच्छी बात है कि उन्होंने एक साधारण सा सुंदर सा नाम जो है सुमति का प्रयोग किया है, क्योंकि जब आप पाठ में पढ़ेंगे तो बहुत सारे कठिन शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें जो आपको उच्चारण करने में भी काफ़ी समस्या होगी। जैसे सुमति, इनका नाम क्या था, लोब्जंग शेख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोनों चिटे, एनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोन यानी मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी लमीक यानी राहदारी जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की। तो चिटें ये मतलब कह सकते हो कि एक प्रकार से जो पुल था उसे पार करने के लिए कुछ दिया गया रहा होगा, एक कागज़ या है ना, एक पास कह सकते हो, पास की तरह, ठीक है। और डोंग की वस्तु, स्पेनिश उपन्यासकार सर्वेंतेज जो 17वीं शताब्दी के हैं, उनका उपन्यास है डॉन क्विक्जोट,
उनका उपन्यास क्या है? डॉन क्विक्सोट। तो इसका जो नायक था वो घोड़े पर चलता था, ठीक है। तो यहाँ किसी कहानी के माध्यम से या राहुल जी कुछ कहना चाह रहे होंगे, तो इनका प्रसंग आ रहा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है डॉन क्विक्सोटो, ये जो है एक नायक थे। तो जो स्पेनिश उपन्यासकार थे उनका जो उपन्यास था उसमें एक नायक थे जो घोड़े पर ही रहते थे, घोड़े पर ही चलते थे, ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं बच्चों। अब महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। हमारे उत्तर की दिशा में, यानी जो भारत का नक्शा आप देखेंगे तो उसके उत्तरी दिशा में ऊपर की ओर, ठीक है, भारत और चीन के बीच तिब्बत का प्रदेश था। मैंने इस्तेमाल किया था, ठीक है, जिस पर चीन ने 1951 से कब्जा कर रखा है। ये चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और इस प्रकार से कह सकते हो कि तिब्बत का एक अस्तित्व ही मिटा देने पर चीन तुला हुआ है, ठीक है। और आज की स्थिति आप देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, है ना, कि आज के समय भारत और चीन के बीच भी सीमा विवाद चल रहा है, डोकलाम वगैरह वाले जो मुद्दे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं और हम राहुल जी की तिब्बत यात्रा का आनंद लेंगे जो सचमुच रोमांचकारी है, ठीक है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। नेपाल से बच्चों, हाँ, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि राहुल जी जो तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नेपाल के रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। और जो मुख्य रास्ता है उसके बारे में बता रहे हैं कि फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी, अर्थात ये व्यापारिक था, ठीक है। और यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था, यानी सेनाएं भी जाती थीं। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, ठीक है। तो जो ये व्यापारिक तो था ही, व्यापारिक रास्ता जो नेपाल से तिब्बत की ओर जाने का जो मुख्य रास्ता है वो व्यापारिक तो था ही, लेकिन वो जो है सैनिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था और इसीलिए वहाँ जगह जगह पर फौजी चौकियाँ और किले बनाए हुए थे और जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, ठीक है। तो चीनी फौजें वहाँ भी रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। अब ये बता रहे हैं कि किस प्रकार परिवर्तन है जब उन्होंने 1929-30 के समय यात्रा किया, ठीक है। तो उसके बारे में कि क्या परिवर्तन आए हैं, ठीक है, वहाँ पे कि वहाँ के बहुत सारे जो फौजी मकान थे वो अब गिर चुके हैं और दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, अर्थात अब जो है वो मकान गिर चुके हैं और वहाँ पे कोई सेना वगैरह नहीं है, ठीक है। और कई जगहों पे क्या है, चूँकि वो खाली था तो वहाँ किसानों ने क्या किया है, अपना बसेरा बसा लिया, अर्थात वहाँ पर वो रहने लगे हैं। तो वो जो इलाका है, ठीक है, वो आबाद दिखाए। आबाद का मतलब है बसा हुआ, ठीक है। ऐसा ही परित्यक्त, परित्यक्त क्या मतलब होता है, छोड़ा हुआ। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, वहाँ हम चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। तो यहाँ बता रहे हैं कि अब देखते हैं कि क्या तकलीफ़ें हैं और क्या आराम है। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लें, ठीक है, कि वहाँ जाति पाति नहीं है, छुआछूत नहीं है और ना ही वहाँ की औरतें पर्दा करती हैं, अर्थात पर्दा प्रथा भी नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है वहाँ के समाज की, ठीक है। तो आपने जाना समाज के बारे में वहाँ पे। और बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं, ठीक है, भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, ठीक है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि जो बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं, मतलब निम्न श्रेणी यानी बहुत ज़्यादा फटे पुराने कपड़े वस्त्र पहने हुए और बेकार से दिख रहे हों, है ना, तो ऐसे जो उनका स्वरूप है ना, तो उसे देख करके लोग थोड़ा सा डरते थे कहीं ये चोर तो नहीं है। और अन्यथा कोई भी हैं आप अपरिचित भी हैं, परिचित अपरिचित, इसमें आ उपसर्ग है और परिचित शब्द है, ठीक है, मूल शब्द। तो अब अपरिचित भी हैं, ठीक है, लोग आप अनजान हैं, आपको लोग नहीं पहचान रहे, नहीं जानते हैं, फिर भी आप उनके घर तक जा सकते हैं, भीतर तक जा सकते हैं। और तब भी घर की बहू सासू को अपनी
झोली में से चाय दे सकते हैं। अर्थात आपके पास कुछ चाय है, ठीक है, तो आप उन्हें दे दीजिए कि प्लीज़ ये हमारे लिए पका दीजिए, ठीक है। मक्खन और सोडा नमक, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूट कर, चोंगी कोई पात्र है उसमें कूट करके उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, ठीक है, जिसे ब्रैकेट में लिखा है खोटी, तो वहाँ जो मिट्टी का जो टोटीदार बर्तन था, ठीक है, जिसमें चाय रखा जाता था, उसे खोटी कहते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। अर्थात आपको लग रहा है कि आपने जो मक्खन दिया, जो चीज़ें हैं वो शायद उसमें नहीं डाला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा रख ले, ठीक है, तो आप खुद भी वहाँ पे जा सकते हैं और आप खुद भी उनकी मदद कर सकते हैं, या खुद चोंगी में रख करके डाल के लास के और फिर आराम से बैठ करके पी सकते हैं। तो चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। तो ये वहाँ का जो ये चाय पीने का जो तरीका था, उसे बनाने का तरीका, एक प्रकार से वो भी पता चल रहा है कि उस समय कैसे क्या किया जाता था। तो बच्चों ये प्रश्न है आपके लिए, नेपाल से तिब्बत जाने के मुख्य मार्ग का क्या महत्व था, ठीक है। तो ये आपको लिखना है। आपने पढ़ा कि उसका व्यापारिक महत्व भी था और सैनिक महत्व था, और एक समय ऐसा था कि जब चीनी सेना वहाँ पर रहती थी, ठीक है। लेखक ने इस मार्ग पर क्या क्या बदलाव देखा, तो आपने देखा कि एक समय जो चीनी किला था, वहाँ पे चीनी सेनाओं के रुकने के लिए जगह बनाई गई थी, वो मकान अब टूट फूट चुके थे और अब वहाँ पर किसान रहने लगे, ठीक है। कहीं कहीं पर तो वो जहाँ पर किसान रहने लगे वो उन्होंने अपना बसाव कर लिया, रहने लगे वो, तो वो इलाका क्या हुआ, वो आबाद सा दिखाई देता था, अन्यथा दूर दूर तक कोई देखने वाला नहीं था। भिखमंगों को लोग घर के भीतर क्यों नहीं आने देते थे, तो आपको पता ही है, ठीक है, कि उन्हें डर था कि कहीं ये चोर तो नहीं है, ठीक है, तो इस बात से डरते थे कहीं कोई चुरा ना ले, राइट। तो बच्चों ये तीन प्रश्न हैं जिन्हें आपको लिखना है। आगे देखते हैं। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। राहदारी क्योंकि जिस रास्ते पर वो जा रहे थे, है ना, तो वहाँ पे उन्हें राहदारी देना होता और दिखाना होता, तो उनके पास क्या था, जो चीटें मिली थी उन्हें, जो मजिस्ट्रेट से कि मतलब आप इधर से जा सकते हैं, उन्हें जो पास मिला रहा होगा, तो उन्होंने वो दोनों चीटें दे दिया। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। तो सुमति आपको पता है ना कौन है? बिल्कुल, तो वो एक भिक्षु हैं जो इनके मतलब इनकी सहायता कर रहे हैं, राइट। जान पहचान, तो हाँ, जहाँ पर वो पहुँचे तो सुमति के जान पहचान के वहाँ आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। तो लेखक इस बात से खुश है कि हाँ चलो उनके जान पहचान थी वहाँ पर और हम भिखमंगे के वेश में थे, लेकिन हमें फिर भी रुकने को ठहरने को वहाँ पर मिल गया, तो कोई समस्या उन्हें नहीं हुई। तो ये बहुत ही अच्छी बात थी लेखक के लिए, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है बच्चों, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में, अर्थात एक सभ्य रूप में, यानी अब वो जब वो लौटे 5 साल बाद तो इसी रास्ते, तो वो एक भद्र यात्री के रूप में थे, सभ्य व्यक्ति के रूप में, और घोड़े पर सवार होकर के आए, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो यहाँ क्या पता चलता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं था कि आप बहुत अमीर दिख रहे हो, बहुत सभ्य दिख रहे हो, लेकिन फिर आपको वहाँ पे रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी। तो मतलब महत्वपूर्ण क्या था? परिचय, ठीक है। तो परिचय था सुमति का उसके पहले, और इस वजह से वो बहुत आराम से वहाँ पर उन्हें रुकने को मिल गया था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर है। कई बार कोई खुश है और मतलब वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। अच्छा हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि छंग एक प्रकार का पेय पदार्थ है और जो अल्कोहल जैसा है ना, जैसे शराब है, तो उसी प्रकार का कुछ रहा होगा, तो उसे पीकर लोग जो है
थोड़ा सा मदहोश से हो जाते थे और उन्हें अपने जो है वो आवास नहीं रहता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेखक बता रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। ठीक है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण तो डांडा थोंगला जो है वो कितनी ऊंचाई पर है? 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई है। ठीक है, जो काफ़ी है। और उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि वो एक खतरनाक रूप ले रहा है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में हम बात कर रहे हैं डांडा थोंगला की। ठीक है ना, तो ये सबसे अच्छी जगह है वहाँ पे। हाँ, तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तो तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। यानी कि जो निर्जन, बिल्कुल निर्जन का, निर्जन क्या है, जो शब्द है ये नि उपसर्ग से बना है और जन का अर्थ है निर। ठीक है, निर उपसर्ग से बना है और जन अर्थात लोग। ठीक है, तो अर्थात जो जहाँ पे लोग नहीं हैं, बिल्कुल निर्जन अर्थात सुनसान। ठीक है, और वहाँ पे यदि डाकुओं ने किसी को मार दिया या कोई व्यक्ति मरा पड़ा हुआ है तो उसकी कोई देखभाल करने वाला, उसकी परवाह करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है उस। ठीक है, और सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यानी वहाँ पर अगर आपके साथ कोई वारदात हो जाए, कोई घटना घटित हो जाए तो ना ही कोई गवाह मिलने वाला है और जान तो कभी भी जा सकती है। और वो स्थिति इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो खुफिया विभाग पर अर्थात पता लगाए कि डाकू कहाँ हैं, किस प्रकार से रह रहे हैं। ठीक है, तो उनका पता लगाए, उन्हें रोके, तो इस पर और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करना चाहती। डकैत, अब देखते हैं क्या स्थिति है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। अर्थात ये नहीं देखने वाले कि आप बहुत पैसा लिए हैं और तभी आपकी जान जा सकती है, ऐसा नहीं है। वो पहले मार देंगे और फिर देखेंगे कि आपके पास क्या है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक डरावना है और उधर से गुजरना निस्संदेह आप समझ सकते हैं क्या है ना। तो आगे देखते हैं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। तो बच्चों, अपने बचाव के लिए लोग क्या करते हैं? जैसे लाठी आमतौर पर लोग लेके चलते हैं, उसी प्रकार लोगों के पास पिस्तौल और बंदूक मिल जाएगा। ठीक है, और क्योंकि वहाँ पर कोई हथियार कानून नहीं है और डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। ठीक है, क्योंकि वो छीन के जा रहा है, भाग रहा है, तो लोग उसे मार सकते हैं, पीट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। खून अर्थात किसी का मर्डर हो गया, किसी को मार दिया गया जान से। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार कर जीभ निकाल कर कुची कुची अर्थात दया दया 1 पैसे कहते भीख मांगने लगते। तो ये कमाल की बात है राहुल जी की कि वो भिखमंगे के रूप में थे और इस प्रकार उन्हें वो डर भी नहीं था इतना जान जाने का जोखिम में, क्योंकि भिखमंगे के पास क्या होगा, राइट। और जैसे ही यदि किसी को देखते भी उन्हें लगता कि हाँ कोई डाकू है, कुछ ऐसी स्थिति है, तो और भी ज़्यादा टोपी वगैरह अपना निकाल लेते और भी ऐसी स्थिति में कि जैसे भिखारियों की वेशभूषा होती है उस रूप में वो आ जाते। ठीक है, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। तो बच्चों, ये डांडा थोंगला पार करना है, वो काफ़ी ऊंचा है। तो प्रॉब्लम है कि अगर सामान ना हो तब तो ठीक है, लेकिन अब समस्या क्या है कि लेखक के पास सामान है और उसे लाद कर वो कैसे जाएगा। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े, अगला जो पड़ाव है वो लंकोर है, तो लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। ठीक है, तो ये है, ये व्यवस्था किया उन्होंने। आगे देखते हैं बच्चों। ये आज के लिए हमने ये जो पढ़ा, जो व्याख्या की, आप समझ गए होंगे। अभी भी इसके आगे का हम अगले सेशन में बात करेंगे। तब तक के लिए हम ये जो कुछ प्रश्न हैं जो हम आपको आज का गृह कार्य दे रहे हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, जो पाठ को पढ़ करके, जो मैंने आपको PDF भेजा है उसे पढ़ करके फिर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। लेखक ने अपनी यह यात्रा भिखारियों के रूप में क्यों की? ठीक है, तो ये प्रश्न है आपका, ये आपके लिए हैं।
अगला प्रश्न है, तिब्बत में लोग डाकुओं से अपनी सुरक्षा के लिए क्या करते थे? ठीक है। और तीसरा प्रश्न है, ल्हासा किसकी राजधानी थी? राइट। चौथा प्रश्न है, लेखक ने तिब्बत की प्रथम यात्रा कब की थी, यानी किस सन में किया था? ठीक है, जो उनकी प्रथम यात्रा थी। और आपको बता दूं मैं कि ये जो ल्हासा की ओर पाठ है आपका, वो राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से ही उसी का एक संकलित अंश है, उसी से लिया गया है। राइट। पांचवा प्रश्न है, डांडा थोंगला की ऊंचाई कितनी थी? छठा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, लेखक ने ऊंचाई पार करने के लिए क्या किया, यानी कौन सी व्यवस्था की और वो कहाँ तक गए? तो ये आपको लिखना है कि हाँ, ऊंचाई पार करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको पाठ समझ में आया होगा। राहुल जी के बारे में भी जाना है आपने, राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में, उनका मूल नाम क्या था, किस प्रकार और क्यों उनका नाम बदल के राहुल सांकृत्यायन हो गया, उनकी जो प्रवृत्ति थी, जो उनका व्यक्तित्व था वो कैसा था, उन्हें क्या पसंद था। राइट। और जो उनकी रचनाएं हैं वो क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपने जाना, आपको ये पता चला कि तिब्बत प्रदेश कहाँ है, उसकी राजधानी क्या थी और क्या स्थिति है आज के समय, और कैसे किस प्रकार जो है चीन ने 1951 में उस पर अवैध कब्जा कर लिया और वो स्थिति अभी भी है, और है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने जो है समसामयिक विषयों पर भी देखा, उन पर भी चर्चा किया और ये पाठ पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मज़ा आया होगा। तो इसके आगे हम फिर मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।